हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर का। तो वैसे तो इस चैप्टर को अगर देखा जाए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हर एक पार्ट एंट्रेंस में इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस चैप्टर का हर एक पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कोई भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते और जो पार्ट है, जो चैप्टर है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग को सारे पार्ट्स को कवर करना है सिस्टमैटिकली विथ टेकिंग ऑल द एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट वाले क्लास में मैंने आप लोगों का पूरा VSEPR थ्योरी कवर करा दिया था, जिसका नाम था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, मॉडल्स की हेल्प से आपको मैंने पढ़ाया था, फॉर्मूले बताए थे और साथ ही साथ मैंने आपको टेबल भी समझाया था कैसे आता है। अब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे VBT। अगर मैं ब्रीफली बोलूँ ना, तो इस चैप्टर में देखो हमें क्या क्या देखने का है। इस चैप्टर में सबसे काम की चीज़ जो है वो है VSEPR थ्योरी। दूसरी चीज़ है इस चैप्टर में काम की VBT। तीसरी थिंग है MOT और चौथी थिंग है जो भी आपके डाइपोल मोमेंट वगैरह है ना, छोटे मोटे पार्ट्स, वो सारे एक इसमें आते हैं, जिसमें आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आएगा, वो सारी चीज़ें। तो ये चार पार्ट जो है ये सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट है इस चैप्टर के। इन चार पार्ट में से मैंने आपका ये वाला पार्ट लास्ट वाले क्लास में कवर करा दिया था। आज के क्लास में हम लोग पूरा का पूरा VBT, यानी कि आपका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, उसी को हम लोग VBT बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ही VBT होता है। ये हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग पूरा का पूरा MOT कवर करेंगे और उसके लास्ट वाले क्लास में हम लोग कवर करेंगे डाइपोल मोमेंट और रेजोनेंस को। ठीक है, तो अब हम लोग, ये आपको पता होना चाहिए कि हर एक पार्ट से एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, हर एक पार्ट से। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आपको 12th में टॉपिक समझेंगे ही नहीं, क्योंकि सारी चीज़ों का बेसिक्स ही ये है। और ये पूरे के पूरे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो इसी चैप्टर में भरे पड़े हैं। तो ये तो हमारा हो गया है। अगर आप अभी मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हो VBT का, तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप VSEPR का एक बार वीडियो देख लो। अगर ये नहीं देखेंगे तो फिर ये वाली चीज़ समझने में प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे VBT को, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, एकदम बेस्ट तरीके से बाय टेकिंग ऑल द एग्जाम्पल्स। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आज के क्लास के बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है ना, हाइब्रिडाइजेशन वाली जो जड़ है, वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। तो देखेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग साइड में बोलते हैं VBT। ध्यान से अगर आप लोग देखते हो तो ये V फॉर वैलेंस, B फॉर बॉन्ड, T फॉर थ्योरी, ये होता है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये भी एक थ्योरी है। जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में VSEPR थ्योरी देखा था, वैसे इस वाले क्लास में हम लोग देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। ये सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सारी थ्योरीज तो है, इसके कुछ ना कुछ पोस्टुलेट्स तो है, लेकिन इनके सबसे ज़्यादा होते हैं एप्लीकेशंस और सबसे ज़्यादा होते हैं एग्जाम्पल्स, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर हम लोग को थ्योरी नहीं समझी तो हम लोग उन क्वेश्चंस पे उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो समझेगा कहाँ से? तो देखेंगे इस चीज़ को, इसके पोस्टुलेट्स को। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो आपकी थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको बताया है हिटलर एंड लंडन ने। हिटलर और लंडन नाम के जो साइंटिस्ट थे, ये हिटलर मतलब वो वाला हिटलर मत समझता तो ये होता है हिटलर और लंडन, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस थ्योरी को डिज़ाइन किया है, इस थ्योरी को इन्होंने बनाया है, प्रपोज किया है, जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम मुझे देखना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स को, जो कि है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप इन नाम्स को अगर नहीं भी रट्टा मार सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ समझ लो कि हिटलर और लंडन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया है। ठीक है, अब देखेंगे इसके पोस्टुलेट्स को। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पोस्टुलेट्स को ध्यान से देखो, क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चंस तो इनके एप्लीकेशन से आते, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस बाय चांस पोस्टुलेट से भी आ जाता है एंट्रेंस में, और साथ ही साथ आपको स्टेट बोर्ड में तो सारे के सारे पोस्टुलेट से लिखने पड़ते, इसलिए हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए। सो देखेंगे पोस्टुलेट्स को। तो अब हम लोग देख रहे हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर मैं बात करूँ बुक की, तो टेक्स्ट बुक में 12th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड के खूब सारे पोस्टुलेट्स दे रखे। इतने सारे पोस्टुलेट्स पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग कुछ लिमिटेड पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो लिमिटेड पोस्टुलेट्स में हमें ये थ्योरी कंप्लीटली समझ में आ जाएंगे एकदम बेस्ट तरीके से। सो इतने सारे पोस्टुलेट्स को पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है। सो सबसे पहले मैं आपको लिखती हूँ पोस्टुलेट्स। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि जो भी हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं,
हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल, या फिर हम लोग लिख सकते हैं हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम overlaps with half filled valence orbital of another atom to form bond, to form covalent bond. देखो समझते हैं इस चीज को। ये पॉइंट आपका ये कहता है कि सपोज अगर मैं ले रही हूँ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो है क्या। तो अगर मैंने सपोज ये एक बॉक्स लिया है, मतलब ये आपका एक ऑर्बिटल है, तो इस बॉक्स को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, मैं इस पॉइंट को पहले समझाती हूँ, फिर हम लोग आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो सपोज मैंने ये बॉक्स लिया है, ये बॉक्स मतलब ये आपका क्या है, ये बॉक्स है आपका एक ऑर्बिटल। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने ये एक और बॉक्स लिया है, ये एक और बॉक्स जो है इसका ये एक और वैलेंस ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये भी हुआ आपका ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल को एक तो मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ या तो ऐसे भी, इस ऑर्बिटल को भी मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ या ऐसे भी, जैसे मेरी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब क्या होता है, आधा फील्ड। तो देखो मैंने अगर इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन डाला है कुछ इस तरीके से, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये आधा फील्ड है, ये भी है आपका आधा फील्ड, यहाँ पे भी आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये भी है आधा फील्ड, और ये भी है आपका आधा फील्ड। मतलब मैंने यहाँ पे ये देखा कि अगर सपोज ये है आपका एक एटम, ठीक है, ये है आपका कोई दूसरा एटम, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, इस एटम में भी हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल है ये वाला, इस एटम में भी हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल है। अब क्या होता है ना, ये जो हाफ फील्ड है ये भी हाफ फील्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में देखो इस तरीके से कंबाइन हो जाएंगे। अगर ये इस तरीके से कंबाइन हो गए तो ध्यान से देखना, यहाँ पे था आपका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, तो इस तरीके से ये भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया, इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या जाना कि पहले मैंने लिया एक एटम, फिर मैंने लिया दूसरा एटम, ये था पहले एटम का हाफ फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये था सेकेंड एटम का, इनको मैंने ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी है आधा, ये भी है आधा, ये इसको बोलेगा मैं भी आधा हूँ तू भी आधा है, चलो अपन दोनों कंबाइन होके पूरे बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये इसके साथ ओवरलैप हो जाता है और यहाँ पे ये दोनों के दोनों कंप्लीटली फिल बन जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है ना, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो उस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो समझ के आना। तो ये था आपके पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए मैंने इसको इतने एलाबोरेटिव फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप यू गॉट। हाँ, तो आपको याद रखना है कि एक एटम, दूसरा एटम, उसका इलेक्ट्रॉन, दूसरे का इलेक्ट्रॉन, दोनों के साथ ओवरलैपिंग होगा, शेयरिंग होगा और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है, काम के पॉइंट से हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं कि खूब सारा कहानी पढ़ते जा रहे, पगले जैसा नहीं करना है, जितना काम का है उतना ही हमें पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को जो कहता है कि वो कहता है स्ट्रॉन्गर इज द ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर इज द ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म। मतलब जो भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मेनली कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, जितना ज़्यादा एक दूसरे के अंदर ओवरलैपिंग होगा ना, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अगर ये एक इसका है, ये एक इसका है, अगर ये दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है और ये ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इनके बीच में जो भी बॉन्ड फॉर्म होगा वो भी कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, आप लोग समझ जाओ, अगर एक फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड है, वो दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, वो जितना ज़्यादा ज़ोर से गले मिलते हैं, उनकी बॉन्डिंग जो होती है वो भी कैसी होती है, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल अपने ही लैंग्वेज में फ्रेंडशिप जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग तीसरे पॉइंट को। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका ये कहता है कि इफ एटम
have unpaired electron, if atom have unpaired electron, then bond formation occurs. Then bond formation occur. मतलब अगर आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब ही ऐसा इलेक्ट्रॉन, मैंने जैसे कि आपको बताया था, तो अगर आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तभी जाके आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एंड इफ एटम हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर एटम को है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन बॉन्ड फॉर्मेशन डू नॉट ऑकर्स। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तभी जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड आ जाए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये हुआ आपका फोर्थ पॉइंट। बुक में खूब लंबे चौड़े तरीके से दे रखा है, मैंने आपको एकदम इजी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो भी आपका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मतलब वो डिस्टेंस कि जब आपके जो भी अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स अगर वो इक्वल आ जाए रिपल्सिव फोर्स के, हम लोग बोलते हैं ना दो चीज़ों के बीच में अट्रैक्शन है, हम लोग बोलते हैं दो चीज़ों के बीच में रिपल्शन है, तो जो भी आपका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है मतलब वो डिस्टेंस जब आपके अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स के इक्वल आ जाए, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या होता है। एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो भी आपका रिपल्शन होता है, जो भी आपकी टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है, टोटल एनर्जी मिनिमम होती है, और जो भी आपकी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। बस इतने ही पॉइंट्स आपको समझने हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जो भी आपका हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल है एक एटम का, वो ओवरलैप होता है विद द हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ द अनदर एटम, जिसके हेल्प से आपके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पॉइंट आपका ये कहता है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा दो लोग एक दूसरे के साथ गले मिलेंगे, दो फ्रेंड्स, उतने ही स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग उनके बीच में रहेगी। तीसरा पॉइंट आपका ये कहता है कि अगर किसी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, तब जाके आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके एटम के अंदर में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, मतलब जब आपके रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तो ऐसे डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आपकी टोटल एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है, टोटल एनर्जी आपकी मिनिमम होती है, जिसके वजह से आपकी जो भी स्टेबिलिटी होती है वो कैसे होती है? मैक्सिमम। तो ये रहे आपके पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आई होप मैंने आपको एकदम बेस्ट तरीके से इस चीज़ को क्लियर करवा दिया है। तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हो सके तो बुक के पोस्टुलेट्स मत पढ़ो क्योंकि वो खूब ज़्यादा लंबे चौड़े दे रखे, जस्ट फॉर आवर कन्फ्यूजन। सो जस्ट गो टू दिस एंड जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटरैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दी ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। हालांकि यहाँ से आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा जो कि रहेगा ग्राफ, और वो ग्राफ बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। आप अगर बुक से वो उस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, बट मेरे इस क्लास के बाद, मतलब इस 5 मिनट के एक्सप्लेनेशन के बाद, यू विल लव दिस टॉपिक, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अंडरस्टैंडिंग भी इसका काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं आपको एकदम बेस्ट तरीके से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो जस्ट वी विल गो थ्रू दैट टॉपिक। सो नेक्स्ट है आपका इंटरैक्टिव फोर्सेज ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। चलिए देखेंगे इंटरैक्टिंग फोर्सेस ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन।
अब सीधी सीधी एक बात देखना, ठीक है, अगर मैं बात करूँ ना तो मुझे तो एक ये पता होना चाहिए कि सपोज ये है मेरा एक एटम, ठीक है, ये है मेरा दूसरा एटम, मैंने इन दोनों एटम को ड्रॉ किया है। अगर ये है एटम तो एटम कैसा होता है, सभी को पता है एटम होता है स्पेरिकल। ये भी एटम है, ये भी आपका कैसे होगा, स्पेरिकल होगा, ठीक है। ये है एक ए का एटम, ये है आपके बी का एटम, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि सेंटर पे हमेशा क्या होता है, सेंटर पे आपका हमेशा होता है न्यूक्लियस, है ना। इसके भी सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस। ध्यान से देखना, 5 मिनट में इस टॉपिक को एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर करवा के दूंगी आपका। यहाँ पे भी रहेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे भी रहेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लोग मुझे ध्यान से बताना, अगर मैं बात करूँ अट्रैक्टिव फोर्सेस की, अट्रैक्टिव फोर्सेस, और नेक्स्ट रहेगा आपका रिपल्सिव फोर्सेस, और नेक्स्ट लास्ट रहेगा आपका रिजल्ट। तो पहला रहेगा आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस, नेक्स्ट रहेगा आपका रिपल्सिव फोर्सेस, और लास्ट में रहेगा रिजल्ट। हाँ, बहुत मस्त टॉपिक है, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी न्यूक्लियस के पास में पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रहेगा, हमेशा अट्रैक्शन, क्योंकि एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। हमेशा याद रखना, जब दो नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन। जब दो पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उनके बीच में भी क्या होता है, रिपल्शन। बट अगर एक पॉजिटिव आ जाए और दूसरा नेगेटिव आ जाए तो इनके बीच में हमेशा एक दूसरे के लिए क्या होता है, अट्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिपल्शन, इन दोनों के बीच में रिपल्शन, बट एक है प्लस दूसरा है माइनस, तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन, ठीक है। तो अब देखेंगे उस अट्रैक्शन को। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये है न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन रहेगा ना, क्योंकि एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं बी एटम को देखूँ तो ये है न्यूक्लियस ये है इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों अपोजिट चार्ज है, मतलब इनके बीच में भी कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होगा ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक दूसरे के लिए क्या रहेगा, रिपल्शन, ठीक है, क्योंकि ये भी है नेगेटिव ये भी है नेगेटिव, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा अट्रैक्शन, क्योंकि ये है पॉजिटिवली चार्ज और ये है नेगेटिवली चार्ज। वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो, समझ में आ गया। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, एक है न्यूक्लियस दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या रहेगा, अट्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरे अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, वो किसके किसके बीच में है, वो है न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी। मतलब जो भी आपका न्यूक्लियस है ए का और जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है बी के, उनके बीच में अट्रैक्शन है। वाइस वर्सा भी कर सकते हो। सेकेंड थिंग ये है कि जो भी आपके हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी, इनके बीच में हमेशा क्या रहेगा, रिपल्शन, क्योंकि ये दोनों का चार्ज कैसा है, सेम, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके रिजल्ट की कि रिजल्ट मुझे एक्चुअली क्या पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जब भी मेरा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है, जब भी आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो आपके जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस वो कैसे होने चाहिए, डोमिनेंट। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होने चाहिए। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर ये है एक एटम, ये है मेरा सेकेंड एटम, इन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तभी जाके इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर ये है सपोज़ एक एटम, सपोज़ ये है एक अंकल और ये है एक आंटी, अगर मुझे इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, अंकल और आंटी के बीच में, तो सबसे पहले अंकल और आंटी के बीच में एक अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर अट्रैक्शन होगा तभी जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इन द सेम मैनर अगर ये है आपका एक एटम, ये है आपका दूसरा एटम, इनके बीच में अगर मुझे बॉन्ड को फॉर्म करना है तो हमेशा इनके बीच में सबसे पहले अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तभी जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्सेज शुड बी डोमिनेंट। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, तो जो भी आपकी टोटल एनर्जी होती है ना, यानी कि जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी वो कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम मतलब एनर्जी है कम और अट्रैक्शन है एक दूसरे के प्रति ज़्यादा, तो आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ थी आपकी थ्योरी। सबसे पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग समझते हैं उस डायग्राम को। डायग्राम मेरा ये कहता है कि अगर सपोज मैं इस डायग्राम को ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपके पोटेंशियल एनर्जी को। यहाँ पे रहता है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे रहता है आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो मेरा जो डायग्राम है ना वो कुछ इस फॉर्म में रहता है। आपने बुक में भी ये वाला डायग्राम देखा होगा, बट आपको बुक में समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अब मैं आपको एकदम बेस्ट तरीके से समझाऊंगी। ध्यान से देखना, जब मैं इस पहली स्टेज की बात कर रही हूँ तो ये है मेरा एक एटम और ये है मेरा दूसरा एटम। आपने यहाँ पे क्या देखा, एटम ए और एटम बी एक दूसरे से कैसे हैं, दूर, है ना, एक दूसरे से है दूर, इसलिए इनके बीच में एनर्जी क्या है, ज़्यादा, है ना। अगर एटम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है तो उनकी जो एनर्जी रहेंगी वो कैसी है, ज़्यादा। देखो ज़्यादा एनर्जी है कि नहीं है। अब ये एटम एक दूसरे के थोड़े से क्लोज आ गए, अगर ये एटम एक दूसरे के थोड़े से नज़दीक आ गए, नज़दीक आए, देखो ये पहले दूर थे, अब ये एटम जो है ये एक दूसरे के क्लोज आ गए, इसलिए इनकी जो एनर्जी थी वो थोड़ी कम हो गई, है ना। अब ये जो एटम थे ये एक दूसरे के और नज़दीक आ गए, अगर ये एटम एक दूसरे के और नज़दीक आ गए, और नज़दीक आ गए, तो इनकी एनर्जी जो थी वो और कम हो गई, है ना। जब एटम बहुत दूर थे तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। जैसे जैसे एटम एक दूसरे के पास पास आते गए, जैसे जैसे उनका अट्रैक्शन बढ़ते गया, वैसे वैसे उनकी जो एनर्जी थी वो कम कम होते गई। अब देखो, अब एटम जो थे वो और ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आ गए, और ज़्यादा नज़दीक आ गए एटम। अब अगर एटम और ज़्यादा नज़दीक आ गए तो इनकी जो एनर्जी थी वो और कम हो गई। लास्ट मैंने यहाँ पे ये देखा कि इस पॉइंट पे जो भी आपके एटम थे ना वो बिल्कुल इस तरीके से इतने ज़्यादा क्लोज आ गए, इतने ज़्यादा एटम क्लोज आ गए, इतना ज़्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन हो गया, इतने ज़्यादा एटम एक दूसरे के पास पास आ गए। तो अगर ये एटम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है मिनिमम। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे क्या बताया, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, मतलब आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति, अंकल और आंटी के प्रति या एटम्स के प्रति जो भी अट्रैक्शन है, जो भी अट्रैक्शन वहाँ पे रहेगा वो कैसा रहेगा, मेजर, यानी कि डोमिनेंट। ठीक है, अगर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो जो भी आपकी टोटल एनर्जी है, यानी कि जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी रहती है, मिनिमम, है ना। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसलिए यहाँ पे जो भी आपकी एनर्जी है वो कैसी है, मिनिमम। अब कुछ समय के बाद क्या होगा कि जो एटम है वो एक दूसरे से और ज़्यादा थोड़े थोड़े दूर होना चालू हो जाएंगे। ये है आपके दो एटम, ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब ये दोनों एटम एक दूसरे से थोड़े मूव हो गए, थोड़े डिस्टेंस पे मूव हो गए, तो इनकी एनर्जी वापस बढ़ना स्टार्ट हो गई, वापस ये एटम एक दूसरे के और दूर आ गए, है ना। तो अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी मेरा अट्रैक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल एनर्जी को, है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा तो अट्रैक्शन कम। समझ गया ना, फिर से देख लो एक बार। यहाँ पे मैंने ये देखा कि ये है एटम ए, ये है एटम बी, ये दोनों हैं दूर, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन है बहुत कम, अट्रैक्शन कम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगी, ज़्यादा। अब ये एटम जो है ये एक दूसरे के थोड़े थोड़े क्लोज आना चालू हो गए, है ना। जितना ज़्यादा ये एटम एक दूसरे के अट्रैक्ट होंगे, जितना ज़्यादा ये एटम क्लोज आएंगे, इनकी एनर्जी और कम कम होते जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा कि इनके बीच में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रहेगा। जब आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उस वक्त आपकी एनर्जी कैसी रहेंगी, मिनिमम, है ना। उसके बाद वापस से दूर जाएंगे और एनर्जी बढ़ते जाएगी। तो ये रहा आपका इंटरैक्टिंग फोर्सेस ड्यूरिंग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। आई होप मैंने आपको ये बेस्ट तरीके से समझाया। तो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। बुक में ये नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ पे वो भी ड्रॉ करो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए।
चलिए, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जब ओवरलैपिंग होता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। बट ये नहीं देखा कि कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन किस वे में होगा। सो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को और वो सारी चीज़ों को। ये जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूट है। अगर ये चीज़ हमें समझ में आ जाए तो हम लोग सारी मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे आपके टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को। तो अब आगे मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी सिग्मा बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है व्हेन ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में अगर ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप होते हैं तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता क्या है। तो मुझे पता होना चाहिए कि सपोज ये है मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है एक ऑर्बिटल को, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है सेकेंड ऑर्बिटल को, कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है। बट यहाँ पे मैंने क्या जाना, मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का हो रहा है, चाहे एस ऑर्बिटल का हो रहा है या पी ऑर्बिटल का हो रहा है, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन काम की चीज़ ये है कि ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है ना, ये एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में हो रहा है। तो जब भी आपकी ओवरलैपिंग किसी भी ऑर्बिटल की अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में होती है, तो उस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। चले आते पाई बॉन्ड पे। पाई बॉन्ड मुझे ये कहता है कि व्हेन ऑर्बिटल ओवरलैप परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो उस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। यानी कि देखो कैसा होगा, अगर ये है आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो सपोज ये है आपका एक ऑर्बिटल, ये है आपका सेकेंड ऑर्बिटल, तो ये ऑर्बिटल की ये ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग होंगी। हम लोग ये सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं, अभी इतना कुछ टेंशन लेने का नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे ये देखा कि अगर ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, इसको देखो इधर परपेंडिकुलर है ना। तो ऐसे टाइप के बाय बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। समझ में आ गया। बस इन शॉर्ट मैंने क्या देखा कि बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरा सिग्मा बॉन्ड, एक होता है मेरा पाई बॉन्ड। जब भी ओवरलैपिंग होता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो उस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। जब भी ओवरलैपिंग होता है परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये आपका ओवरलैपिंग कुछ इस फॉर्म में हो रहा है, वो भी कैसे हो रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। अब हम लोग देखेंगे आगे टाइप्स को। टाइप्स के लिए मैं इस चीज को रब कर देती हूं, ठीक है। अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिग्मा बॉन्ड, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पाई बॉन्ड। अब इसके होते हैं कुछ टाइप्स। तो सबसे पहला इसका टाइप होता है आपका एस एस ओवरलैपिंग। नेक्स्ट टाइप होता है आपका इसका एस पी ओवरलैपिंग। एक होता है आपका पी पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग। और यहां पे आपका आता है पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब बुक में ना इसको पहले एक्सप्लेन किया है, फिर इसको हम लोग वैसा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको चार्ट के फॉर्म में ही हमारे सारे के सारे कंसेप्ट्स को हम लोग क्लियर कर लेंगे, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एस एस ओवरलैपिंग को। अगर मुझे पता होगा या आपको नहीं पता है, आई डोंट नो, अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं किया है जिसमें मैंने आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ाए थे, प्रीवियस टू प्रीवियस वाले लेक्चर्स में था वो, तो आप उसको एक बार देख लो। शायद आई थिंक वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले पार्ट का था।
अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे शेप को देख लो, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर हमें वो नहीं पता तो हम इसको नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, तो वहाँ से एक बार उस चीज़ को देख लो। मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मैं ले रही हूँ एक s ऑर्बिटल, ठीक है, ध्यान से देखना, ये है एक s ऑर्बिटल। अगर ये किसी दूसरे s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है तो यहाँ पे जो मेरा बॉन्ड फॉर्म होगा ना, वो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो ये था मेरा एक s ऑर्बिटल, ये था मेरा सेकेंड s ऑर्बिटल, और इससे फॉर्म हुआ है आपका s ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये है आपका s ओवरलैपिंग। इस तरीके से समझ में आ गया ना। तो s ऑर्बिटल का जो भी शेप होता है वो कैसा होता है, स्पेरिकल। दूसरे s का भी शेप कैसा होगा, स्पेरिकल। एक s दूसरे s के साथ कंबाइन होगा और उससे फॉर्म होगा s ओवरलैपिंग। ये भी रहता है आपका सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये भी अगर आप लोग देखते हो तो एक एक्सिस के अलोंग में हुआ है ना, इसलिए ये भी आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड। अब हम लोग देखेंगे sp ओवरलैपिंग को। अगर मैं बात करूँ ना sp ओवरलैपिंग को, तो हमें सबसे पहले तो पता ये होना चाहिए कि एक रहेगा आपका s, तो ये है आपका s, ठीक है। दूसरा रहेगा आपका p, तो ये है आपका p ऑर्बिटल, ठीक है। हमें क्या करवाना है, हमें करवाना है sp ओवरलैपिंग। तो देखना ज़रा यहाँ पे sp ओवरलैपिंग कैसी होंगी। आपकी sp ओवरलैपिंग कुछ इस फॉर्म में होंगी। ठीक है, तो ये हो रही है आपकी इस तरीके से s और p की ओवरलैपिंग। देखना ध्यान से, ये है आपका s, ये है आपका p, ये है s का और ये है p का, ये दोनों इस तरीके से एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगी। तो ये रहेगा आपका sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग भी अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपको एक एक्सिस के अलोंग में दिख रहा है, इसलिए इससे भी आपका कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड। लास्ट में आएंगे हम लोग pp ओवरलैपिंग को। अगर मैं देखना चाहती हूँ pp ओवरलैपिंग को, तो सपोज ये है आपका एक p सबशेल, ये कंबाइन होगा एक दूसरे p सबशेल के साथ में, और इससे आपका फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से कंपाउंड, मतलब ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो ये वाला पार्ट था वो इसके साथ ओवरलैप होगा और एक बड़ा पार्ट जनरेट होगा इस तरीके से। इस पार्ट को हम लोग कहेंगे pp ओवरलैपिंग। अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो ये भी है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसलिए इससे भी आपका क्या जनरेट होगा, सिग्मा बॉन्ड। देखेंगे इस चीज़ को। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि सपोज ये है मेरा एक s और ये है मेरा सेकेंड s ऑर्बिटल। मुझे क्या दिखाना है, s ओवरलैपिंग। तो एक s ऑर्बिटल सेकेंड s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप होगा और इससे आपका क्या फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड। देखो ज़रा ध्यान से, ये है s ऑर्बिटल, ये है s ऑर्बिटल, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और इससे आपका यहाँ पे s ओवरलैपिंग होगा, s ओवरलैपिंग। एक s दूसरे s के साथ s ओवरलैपिंग, ठीक है। अब देखेंगे आगे। नेक्स्ट है आपका sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग में मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये है आपका s ऑर्बिटल जो कि है स्पेरिकल शेप का, और ये है आपका p ऑर्बिटल जो कि है डम्बल शेप का। अगर ये इस तरीके से इसके साथ कंबाइन होगा, ये है s ऑर्बिटल, ये है p ऑर्बिटल, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से फॉर्म होगा। बिल्कुल देखो, ये यही वाली चीज़ है। ये है आपका p ऑर्बिटल जो कि मैंने लिखा है ऐसे, और ये है आपका s ऑर्बिटल। तो इस तरीके से इनका यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ है ना। तो बिल्कुल उसी फॉर्म में इस वाली चीज़ को यहाँ पे आपको मैंने शो किया है। तो p s क्या फॉर्म होगा, sp ओवरलैपिंग। अब आ जाएंगे हम लोग pp ओवरलैपिंग पे। pp ओवरलैपिंग जो कहता है वो ये कहता है कि अगर ये है एक p, ये है आपका दूसरा p, तो ये p इस तरीके से इसके साथ ओवरलैप होगा और ये भी ओवरलैपिंग आपकी एक एक्सिस के अलोंग में हो रही है, तो इससे भी आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये है आपका एक p, ये है आपका सेकेंड p, ये दोनों एक दूसरे के साथ में इस तरीके से ओवरलैप होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे pp लैटरल ओवरलैपिंग को। pp लैटरल ओवरलैपिंग क्या कहता है, ध्यान से देखना। ये आपका ये कहता है कि अगर ये है आपका एक p सबशेल, ये है आपका सेकेंड p सबशेल,
तो ये जो पी सबशेल है ना, ये वाला पी सबशेल इसके साथ ओवरलैपिंग शो करेगा। ये वाला पी सबशेल जो है वो इसके साथ में ओवरलैपिंग शो करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये भी है पी, ये भी है पी, लेकिन अब इन पी की ओवरलैपिंग जो है वो साइड वाइज मैनर में हो रही है। तो क्या ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है? नहीं, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ना आपकी, ये ओवरलैपिंग हो रही है परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसलिए ये जो ओवरलैपिंग होती है यानी कि पी साइड वाइज ओवरलैपिंग, उससे आपके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग आपकी परपेंडिकुलर है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को। देखो, एक है ये पी, ये है दूसरा पी, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से ओवरलैप होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कैसे क्या फॉर्म होता है। ये आपका कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा। ये है आपका एक पी, ये है आपका सेकेंड पी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और कुछ इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होगा। ये है ऊपर वाले पी का पार्ट और ये है नीचे वाले पी का पार्ट। इसको कहेंगे पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब जो भी आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, एस एस ओवरलैपिंग का आपका एग्जाम्पल रहेगा H2 मॉलिक्यूल। जो भी आपका एस पे ओवरलैपिंग है उसका एग्जाम्पल रहता है HF मॉलिक्यूल। जो भी आपका PP ओवरलैपिंग होता है उसका एग्जाम्पल रहेगा आपका F2 मॉलिक्यूल। जो भी आपका PP साइड वाइज ओवरलैपिंग है उसका एग्जाम्पल ले लो आप O2 मॉलिक्यूल, इस तरीके से। तो ये रहेगा आपके ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल। आई होप मैंने आपके ये ओवरलैपिंग वाले पार्ट को एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर कर दिया है। तो अब दिमाग में फिट कर लो कि जो भी सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होगा अगर एक एस दूसरे एस के साथ कंबाइन हो जाए, या एक एस दूसरे पी के साथ कंबाइन हो जाए, या एक पी दूसरे पी के साथ कंबाइन हो जाए अलोंग एक्सिस। अलोंग एक्सिस यहाँ पे आप लिख सकते हो अलोंग एक्सिस। सेकेंड थिंग ये है कि पाई बॉन्ड तब फॉर्म होगा जब एक पी दूसरे पी के साथ कंबाइन होगा साइड वाइज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिससे आपके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के सबसे काम के पार्ट को, जो कि है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन को। मैं आपके हाइब्रिडाइजेशन को एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर करवा दूंगी। सो अब देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। तो अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। देखेंगे हम लोग क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देखना, अगर आपका एक है एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, AO है आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है आपका सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो जाए, अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो जाए ना, तो उससे फॉर्म होंगे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस HO का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ध्यान से देखना। अब काम की बात यह है, हमें यह पता होना चाहिए कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल पहला वाला है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा वाला है, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ये पहला वाला है तो लेट अस से इसकी एनर्जी है एक E1, लेट अस से इसकी एनर्जी है E2। मतलब मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये था मेरा पहला एटॉमिक ऑर्बिटल, ये था मेरा सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल। इस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है E1, इस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है E2। तो जब भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, जब भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, तो इससे फॉर्म होंगे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस HO का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे ये जाना, जब ये इसके साथ मिक्स होगा ना, तो इसकी भी एनर्जी रहेंगी E, इसकी भी एनर्जी रहेंगी E। यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ
मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब आपका ये एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ क्या हो रहा है, मिक्स। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी मतलब जो भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये एक दूसरे के साथ मिक्स तो हो रहे हैं और इनकी एनर्जी कैसी है, डिफरेंट। टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी डिफरेंट थी, ये एक दूसरे के साथ मिक्स हुए जिससे फॉर्म हुए आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कैसी है, सेम, ऑफ सेम एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। अब काम की बात तो ये है, मुझे यहाँ पे ये पता होना चाहिए इसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए यहाँ पे जो ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं उनका नाम क्या होगा, उनका नाम होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि कंसेप्ट का नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। समझ गया, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखेंगे स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होती है इन हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट है आपका स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो आपके हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली दो टाइप के स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। पहली स्टेप जो होती है, पहली स्टेप, तो आपके पहली स्टेप का नाम होता है एक्साइटेशन। मतलब फर्स्ट स्टेप में आप क्या करवाते हो, एक्साइटेशन करवाते हो। और जो आपकी सेकेंड स्टेप होती है उसका नाम होता है मिक्सिंग। ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े नाम देने की जरूरत नहीं कि हमें समझ में ही ना आए, तो हम लोगों ने छोटे नाम के बेसिस पे इसको समझा। अब समझते हैं इसको। तो कहना मुझे ये है कि अगर मुझे सपोज दे दिया जाए कार्बन का मॉलिक्यूल, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। तो अगर मुझे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी 1s 2s 2p, 1s2 2s2 2p2, है ना, ऐसे लिखेंगे इसको, क्योंकि ये है 6 तो 2 + 2 + 2 6 हो गया। तो ये रहा आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे देखना है आगे, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1s, s का एक ब्लॉक, ये है x का एक बॉक्स, और p में कितने होते हैं, p में आपके टोटल 3 बॉक्स होते हैं, है ना, कौन से होते हैं, px py pz। तो ये रहेगा आपका px, ये रहेगा आपका py, ये रहेगा आपका pz, है ना, ये है आपका 1s, ये है आपका 2s। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेट होता है ना, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और नेक्स्ट रहेगा आपका एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे क्या होगा, हम लोग पहले बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं, 1s 2s 2p। जिसको एक बार ये चीज़ समझ में आ गई ना, उसके लिए ये सारी चीज़ें करना कुछ भी डिफ़िकल्ट काम नहीं रहेगा, लेकिन बस एक बार आपको समझना है। अगर एक बार समझ जाए तो बाकी सब चीज़ें क्या हो जाएगी, एकदम ईजियर। तो अब मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये है 1s में 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2, 2s में भी कितने 2, और 2p में कितने 2, 1 2। ठीक है, अगर मुझे एक्साइटेशन करवाना है तो मैंने यहाँ पे क्या जाना, मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये है कंप्लीटली फिल्ड और ये है खाली, तो इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, तो अब देखो क्या होगा, ये थे आपके 2, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो अब यहाँ पे कितने बचेंगे, 1। ठीक है, ये भी था आपका 1, ये तो पहले से 1 था, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, है ना, तो ये हुआ आपका एक्साइटेशन। तो आपके हाइब्रिडाइजेशन में जो भी आपकी पहली स्टेप होती है ना, वो होती है आपकी एक्साइटेशन। मतलब अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा है तो ये वाला यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, जंप करेगा, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन। और एक्साइटेशन के बाद में इसका नाम ही है मिक्सिंग, मतलब क्या होगा, मिक्सिंग होगा। तो ये रहे आपके स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है हाइब्रिडाइजेशन का। ये तो रहे आपके स्टेप्स, एक्साइटेशन और मिक्सिंग। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली बुक में अगर देखा जाए ना तो कैरेक्टरिस्टिक्स खूब सारे लंबे चौड़े दे रखे, मुझे लगता है 8-10 पॉइंट दे रखे। बट सीरियसली बता रही हूँ, अगर आप लोग उस 8-10 पॉइंट को पढ़ने के लिए गए ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कंसेप्ट क्या है। मैं आपको गारंटी के साथ गिन के सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट दिखा के दूंगी, जिसमें वो 8 पॉइंट कवर हो जाएंगे, जो सेंटेंस आपके लिए एकदम ईजी रहेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जिससे आपके सारे के सारे कंसेप्ट भी कैसे हो जाएंगे क्लियर। तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अब है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। समझते हैं इस चीज को। कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स द नंबर ऑफ, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स is equal to the number of hybrid orbital form, is equal to the number of hybrid orbital form। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। समझेंगे इसको, पहले लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल form have equal energy। मैंने एकदम इजी पॉइंट में आपको लिखा के दिया है, बुक में लंबा चौड़ा और डिफिकल्ट लैंग्वेज में दिया है, जिससे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये है, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका ये कहता है, मैं समझा के दूंगी, एक बार समझ लेते। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड के जगह पे आप अरेंज भी लिख सकते हो, अरेंज्ड इन सच ए वे सच दैट repulsion is minimum, energy is minimum, stability is maximum। चलिए, ये मैंने आपके एकदम इजी वाले 4 पॉइंट लिख दिए, जिसमें पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक हाइब्रिडाइजेशन का क्या हो गया कवर। समझते हैं इस चीज को। पहली चीज ये कहती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे ना उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल 2 मिक्स हुए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने फॉर्म होंगे, 2। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल 3 मिक्स हुए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने फॉर्म होंगे, 3। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल 4 मिक्स हुए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने फॉर्म होंगे, 4। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे ना उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 2। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 3। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे ना उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे ना उन सबकी एनर्जी कैसी रहती है, सेम। ये चीज़ मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन में बताई कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के साथ वो इजीली बॉन्ड को फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टिव नेचर के होते हैं, वो डायरेक्शनल होते हैं किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, अब देखो ये चीज़ हर जगह पे पढ़ रहे हैं, वीबीटी में भी पढ़ा, वीएससी-पीआर में भी पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा। क्या पढ़ा था, याद करो कि रिपल्शन मतलब ये झगड़े कैसे होने चाहिए, कम। रिपल्शन यानी कि झगड़े यानी कि मिनिमम, है ना।
तो रिपल्शन यानी कि झगड़े आपके कम होने चाहिए। एनर्जी कैसी होनी चाहिए? अगर मुझे बताओ झगड़े कम होंगे तो आपकी एनर्जी भी लॉस नहीं होगी ना, मतलब एनर्जी कैसी रहेंगी? कम। अगर एनर्जी है कम, झगड़े होंगे कम, रिपल्शन होंगे कम, तो स्टेबिलिटी कैसी रहेंगी? स्टेबिलिटी रहेगी ज़्यादा। समझ गया ना? तो इस तरीके से उनका अरेंजमेंट, इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन रहना चाहिए सच दैट जो भी आपके झगड़े हैं यानी कि जो भी आपका रिपल्शन है वो कैसा रहना चाहिए? कम। अगर झगड़े होंगे कम, रिपल्शन होंगे कम, तो एनर्जी क्या आपकी लॉस होंगी झगड़े करने में? नहीं। इसका मतलब आपकी एनर्जी भी कैसी रहेगी? कम। अगर एनर्जी भी रहेगी कम तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसी रहेगी? वो रहेगी मैक्सिमम, मतलब ही ज़्यादा। तो ये रहे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ एकदम बेस्ट तरीके से सारे हाइब्रिडाइजेशन को। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपके हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स को। तो आपके हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग मेजर टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस को अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके मेजर टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, पहला होता है आपका एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सेकेंड होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन और थर्ड होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे आपके 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं मेजर। वैसे तो बहुत सारे बट मेजर 3 टाइप के, ठीक है। अब क्या होगा ना, बुक में खूब सारा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन देके रखा है, पहले इसको समझाया है, फिर इसको समझाया, फिर इसको समझाया। हमें ऐसा नहीं जाना है, हम लोग इनको कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे, जिससे हमारे लिए ये चीज़ जो है ना ये एकदम ईजियर हो जाएगी। और टेंशन मत लेना, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ये सारी चीज़ों के एग्जाम्पल्स भी आपको करवाऊंगी। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने एग्जाम्पल्स को स्किप कर दिया है, एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे, बट एग्जाम्पल्स तो तभी समझेंगे ना जब ये चीज़ समझेंगी। तो ये चीज़ मैं आपको एकदम बेस्ट तरीके से अभी 5 मिनट के अंदर समझाऊंगी, जिससे वो सारे के सारे टेबल को आप खुद ही अपने लिए फ्रेम कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ कंपैरेटिव फॉर्म में। आपको भी अपने नोट्स में बनाते वक्त कंपैरेटिव फॉर्म में ही इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को मैंने एकदम बेस्ट तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। देखते हैं, सबसे पहले रहेंगे आपके पॉइंट्स, कि आपको कौन से पॉइंट से इनको डिस्टिंग्विश करने का है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो रहेगा आपका विच एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स। विच एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स, कि आपके एक्चुअली कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे। अगर मुझे ये पता चल जाए ना तो ये मेरे लिए एकदम आसान काम हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, ये रहेगा आपका पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट रहेगा आपका हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म। हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म। ठीक है। थर्ड पॉइंट रहेगा आपका कि आपकी जो ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा। फिफ्थ पॉइंट रहेगा आपका जो भी आपका बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना रहेगा। और लास्ट पॉइंट रहेगा कि आपके जो एग्जाम्पल है वो कौन से रहेंगे, ठीक है। ओके, सो आर यू रेडी टू लर्न दिस। अब हम लोग देखेंगे इस चीज़ को एकदम बेस्ट तरीके से। ये सारी चीज़ें आप ही फिलअप कर लोगे, हाँ, लेकिन आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर ये पॉइंट नहीं पता तो इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है। एक है sp1, एक है sp2, एक है sp3, ठीक है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे लिखना है विच एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स, तो मुझे एक बात बताओ, इस टाइप में एक्चुअली क्या हो रहा है। इन दिस टाइप अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि एक S एक P के साथ मिल रहा है। तो इन दिस टाइप
1 s ऑर्बिटल मिक्स विथ 1 p ऑर्बिटल। ठीक है, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या देखा, इसका नाम ही है sp हाइब्रिडाइजेशन। मतलब यहाँ पे s कितने हैं, s है 1, p कितने हैं, p भी है 1। तो यहाँ पे कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, यहाँ पे आपका एक s एक p के साथ मिक्स हो रहा है। अगर मैं बात करूँ सेकेंड टाइप की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इन दिस टाइप। इस टाइप में क्या हो रहा है, इस टाइप में एक s कितने p के साथ मिक्स हो रहे हैं, 2 p के साथ, है ना। देखो s के ऊपर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, p के ऊपर में कौन सा नंबर आ रहा है, 2। मतलब इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में एक s 2 p के साथ मिक्सअप हो रहा है। तो इन दिस टाइप 1 s ऑर्बिटल मिक्स विथ 2 p ऑर्बिटल्स। समझ में आया ना, ऐसा क्यों, क्योंकि नाम ही है sp2, मतलब s1 और p कितने हैं, 2। अब आ जाओ sp3 में। sp3 में इसका नाम ही कहता है sp3, मतलब इन दिस टाइप, कि इस टाइप में एक्चुअली होने वाला क्या है, इस टाइप में ये होने वाला है कि 1s जो ऑर्बिटल है ना, 1s ऑर्बिटल मिक्स विथ कितने p के साथ, एक s ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, p कितने हैं, 3p, 3p ऑर्बिटल्स। तो मुझे बताओ, क्या आपको कुछ रट्टा मारना पड़ा, नहीं, क्योंकि मैंने आपको कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ा दिया है, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, तो चीजें एकदम कैसी हो गई, इजियर, है ना। तो नाम अगर है sp1, मतलब एक s एक p मिक्सअप होंगे। अगर नाम है sp2, मतलब एक s और 2 p मिक्स होंगे। अगर नाम है sp3, मतलब एक s 3 p मिक्स होंगे। अब आ जाओ, हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। मुझे एक बात बताओ, एक है आपका s, एक है आपका p, तो इससे फॉर्म हो रहा है sp, है ना। मुझे बताओ कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने फॉर्म होंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। क्योंकि हम लोगों ने पोस्टुलेट में ही तो पढ़ा था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने फॉर्म होंगे, 2। आ जाओ इधर, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें है एक s और p कितने हैं, इसमें p है आपके 2, जिससे फॉर्म हो रहा है sp2। तो मुझे एक बात बताओ, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। आ जाओ उधर में, मैंने यहाँ पे क्या जाना, इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp3, मतलब एक है s और p कितने हैं, p है 3, तभी जाके तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ ना। मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे एक s है और p है 3, टोटल कितने हुए, 1 2 3 4। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं ना, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। आई होप ये चीज आपकी एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो गई है। बस आपको लिख देने का है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। 3 मिक्स होंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 मिक्स होंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखेंगे ज्योमेट्री को। sp हाइब्रिडाइजेशन में आपकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। कैसे लीनियर, देखते हैं। sp2 में होती है आपकी ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 में होती है आपकी टेट्राहेड्रल। मेरे पास मॉडल है, मैं आपको समझाती हूँ, देखना जरा ध्यान से। अगर मैं बात कर रही हूँ sp की, तो आप मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर में एक है s एक है p। अगर एक है s एक है p, तो आपकी जो ज्योमेट्री ये आपको कैसी दिख रही है, ये आपको लीनियर दिख रही है ना। तो ये ज्योमेट्री रहेंगी आपकी लीनियर। इसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी, ये रहेगी आपकी लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, देखो बिल्कुल ही ऐसी है,
तो इसके अंदर में एक S और एक P मिक्स होंगे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक S और एक P मिक्स होंगे तो आपको ज्योमेट्री कैसी दिख रही है? लीनियर, इसलिए इसकी ज्योमेट्री कैसी है? लीनियर। अब आप लोग मुझे लगे हाथ यही बता दो, अगर ये है लीनियर ज्योमेट्री तो आपने कभी D को देखा है ना एंगल निकालते वक्त ज्योमेट्री में, तो इसके बीच में एंगल कितना होता है? इसके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री का, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री। रट्टा मत मारना, समझ के चलना। इसकी स्ट्रक्चर है लीनियर, इसका ज्योमेट्री भी है लीनियर, इसका मतलब इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री का। आ जाओ इधर। अगर मैं बात करूं इसकी, इसका हाइब्रिडाइजेशन ही है sp2, मतलब एक है s और p कितने हैं? 2। इसका हाइब्रिडाइजेशन ही है sp2, मतलब एक है आपका s और 2 क्या है आपके p। तो ये आपको कैसे दिख रहा है? अगर आपने मेरा लास्ट वाला क्लास किया होगा तो आप इस चीज़ को आसानी के साथ बता सकते हो। ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है और सारे के सारे एटम्स कैसे है? प्लेन में, है ना, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ध्यान से, ऐसे आपको ट्राइंगल फॉर्म होते हुए दिखता है ना। तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और एटम्स कैसे? प्लेन में, इसलिए इसका नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर। और ये आपको कुछ इस फॉर्म में दिखता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैंने ये जाना कि ये जो एक होता है ना, ये होता है आपका 120 डिग्री का। जिसको ये निकालते नहीं आता है वो लोग ऐसे भी कर सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 एटम है तो ये आपको 120 मिल जाता है। आप यहाँ पे जिसको नहीं आता है वो ऐसे कर दो 360 डिवाइडेड बाय 2, कितना आता है? 180 डिग्री, क्योंकि एटम है 2, एटम है 3, तो मैंने 360 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। ठीक है, आ जाते हैं लास्ट में। लास्ट है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं बात करूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो आपका एक है s और p कितने हैं? p है 3। एक है s, p कितने हैं? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3। ये आपको कैसा दिख रहा है? ये आपको टेट्राहेड्रल दिख रहा है, तो ये रहेगा आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कुछ इस तरीके से। तो ये है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा मिनट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स मैं लास्ट वाले क्लास में डिस्कस करूँगी, नेक्स्ट वाले क्लास में, बट उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी काम का नहीं रहेगा। तो एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे रहेंगे BeCl2, यहाँ पे रहेगा आपका एग्जाम्पल एसिटिलीन, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल रहेगा C2H4, यहाँ पे रहेगा BF3, BCl3, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल रहेगा मीथेन मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल रहेगा अमोनिया B। तो ये सारे रहेंगे आपके एग्जाम्पल्स। तो आई होप आपको ये चीज़ एकदम बेस्ट तरीके से समझ में आ गई है। तो पहला पॉइंट आपका रहेगा कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे। सेकेंड रहेगा कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। थर्ड रहेगा ज्योमेट्री क्या रहेगी और बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, ठीक है। जो दिखता है बस आपको वही बोलने का है। Thank you very much for watching this video. If you find this video interesting, then please do like, share and comment to our channel and subscribe to if you haven't yet subscribed. और हाँ, like और share तो बनता ही है। Thank you very much. Please do it. Thank you.